तो बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है कि यूपी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अप्रिशिएट किया। यूपी ने जो चीजें तय सड़क चलने के लिए होती है। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम। 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए। पर राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूँ तो एक योगी। बचपन में हम लोग एक कहावत सुना करते थे कि झूठ बोले कौवा काटे। ऐसा लगता है कि अब कौवे या तो बदल गए हैं या उन्होंने काटना बंद कर दिया है, क्योंकि अब इस बात से तय होता है कि आप देश में कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और कितने बड़े बड़े झूठ बोल सकते हैं। पहले के समय में लोग कहते थे सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, मगर ऐसा लगता है कि मीडिया और प्रचार तंत्र ने अब सत्य का गला घोट दिया है। हम बात जिसकी करने जा रहे हैं उसकी एक वानगी आपने अभी इंट्रो में देख ली। हम बात करने जा रहे हैं इस समय देश में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले, सबसे ज्यादा इंटरव्यू देने वाले और मीडिया के दुलारे चेहरे, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने लगातार अब मीडिया के बयानों के जरिए अपनी छवि को खुद से ही और मीडिया के सहयोग से लार्जर देन सीएम की छवि बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अब उनके इंटरव्यू नेशनल पैटर्न पर दिखाए जाते हैं। अब दिल्ली और लखनऊ में क्या चल रहा है, किसके इशारे पर योगी आदित्यनाथ खुद के प्रचार में इतना आगे बढ़ गए हैं, ये छोड़ देते हैं। आइए उनके झूठ और सच की वानगी देखते हैं। अपने इंटरव्यू में सबसे पहला झूठ योगी आदित्यनाथ का पकड़ना शुरू करते हैं। अपने इंटरव्यू के पहले हिस्से में उन्होंने बोला कि बुलडोजर निर्माण का भी कार्य करता है और अतिक्रमण को हटाने का भी काम करता है। आगे वो बोलते हुए सुनाई देते हैं कि उनके बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है। योगी आदित्यनाथ अंग्रेजी बोल रहे हैं, उर्दू नहीं, अंग्रेजी। हालांकि यह भी झूठ है, योगी आदित्यनाथ जाने कितनी बार उर्दू बोलते चले जाते हैं। जब कानून वो बोलते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि वो हिंदी का शब्द है कि किसका है। अब बुलडोजर पर वो क्या बोलते हैं जरा सुनिए। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अप्रिशिएट किया। यूपी ने जो चीजें तय की थी। और ठीक इसके बाद पहली खबर, जिस दिन योगी आदित्यनाथ पीटीआई को इंटरव्यू में यह वाक्य बोल रहे थे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगा रहा था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ये जो 5 याचिकाकर्ता हैं, पांचों को 10-10 लाख रुपया यानी 50 लाख रुपया हर्जाना देना होगा। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन की सराहना करता है, अप्रिशिएट करता है सुप्रीम कोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर सख्त ऐतराज जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि आप इस तरह से कानून को हाथ में लेकर कैसे किसी का घर गिरा सकते हैं। अब आप बताइए, या तो सुप्रीम कोर्ट गलत है या योगी आदित्यनाथ। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। उसने कहा कि कई राज्य सरकारें, शक्ति ही अधिकार है, इस कानून के तहत लोगों के आशियानों को बर्बाद कर रही है। ये कानून की कई प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है और ऐसा लगता है कि किसी खास मानसिकता के तहत राज्य सरकारें ये बुलडोजर एक्शन ले रही हैं। और उनका इशारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की ओर था। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जो बुलडोजर बाबा के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचारित करती है। और ठीक इंटरव्यू वाले दिन ही सुप्रीम कोर्ट उनकी लताड़ लगा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अंबेडकर नगर में जब बुलडोजर पिछले महीने चलाया जा रहा था, अपनी ढहती हुई झोपड़ी से जिस बच्ची ने दौड़कर किताब और कलम का बस्ता निकालकर वापस ले आने का दृश्य दिखाया, उसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का एप्रिशिएट करने का तरीका आपने देख लिया। तो योगी जी का झूठ नंबर 1 यहां पकड़ा गया। अब झूठ नंबर 2 पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इसी इंटरव्यू में ये खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज आ गया। उत्तर प्रदेश में केवल कानून के ही राज में यह संभव है कि अपराधी या तो जेल में है या गिड़गिड़ा रहे हैं। अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ की झूठ की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2023 में एनसीआरबी के जो आंकड़े आए, उसमें यह पता चला कि हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया। तो योगी जी झूठ बोल रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोल रहे हैं। अब एक दूसरी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए। ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर यानी जीडीबी में सर्वेक्षण के मुताबिक सामाजिक विकास, सुरक्षा, लैंगिक समानता व विविधता तथा लोक व्यवहार जैसे मानकों पर उत्तर प्रदेश सबसे निचली पायदान पर है। 22 प्रदेशों की 2025 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सबसे निचली पायदान पर है। और योगी जी खुद ही कानून व्यवस्था के राज की वानगी अपने आप बधाई देकर के पेश करते हैं। अब मैं तीसरी तरह से झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन यानी 1 अप्रैल 2025 को योगी जी इंटरव्यू में कानून व्यवस्था पर खुद की पीठ थपथपा रहे थे, उसी दिन का यूपी का अपराधनामा आपके सामने पेश कर देता हूं। केवल एक दिन का, 8 साल का नहीं, केवल 1 अप्रैल 2025 का अपराधनामा। अब देखिए, सराफा व्यापारी के घर पथराव और फायरिंग आगरा। अयोध्या में पुलिस चौकी में फंदे से लटका मिला शव, अयोध्या। तीसरी खबर है कानपुर देहात की किशोरी की हत्या, पड़ोसी किशोर के विरुद्ध रिपोर्ट। चौथी खबर आजमगढ़ की पुलिस हिरासत में छात्र की मौत, हुआ बवाल। पांचवी खबर हमीरपुर में पत्नी ने चाकू से गला रेत पति को मार डाला। अगली खबर है यादव नगर तिराहा पर 2 गुट भिड़े, फायरिंग, और यह खबर है एटा की। रूरा का, कानपुर देहात का रूरा में दुष्कर्म के विरोध में किशोरी की हत्या। गोरखपुर में सूखी नहर में मिली महिला की अर्धनग्न लाश। यानी एक दिन की बात करें तो एक ही दिन में दर्जनों घटनाएं उत्तर प्रदेश में हत्या की, बलात्कार की, पुलिस के अत्याचार की उत्तर प्रदेश की मिल रही हैं। और थोड़ा सा पीछे जाऊं तो एक एक दिन की एक एक प्रमुख खबर आपको बस सुना देता हूं। पिछले 10 दिन की, प्रयागराज में एयरफोर्स कॉलोनी में चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की गोली मारकर हत्या। 28 मार्च को प्रयागराज में दलित समाज की बेटी की हत्या कर दी जाती है। 27 मार्च को गोरखपुर से खबर आती है, जिन आंकड़ों को झूठ बोला गया था कि अब वहां बच्चे नहीं मरते, 4 बच्चों के मौत की खबर अखबारों में छपती है। 26 मार्च को आगरा में पुलिस की चीता बाइक को चोर उठा ले गए। 25 मार्च को कई जगह से हत्या और बलात्कार की खबरें आती हैं। 23 मार्च को बलिया में एक युवती का पीछे हाथ बांधकर शव लटकाया हुआ मिलता है और गांव वालों को इस बात का संदेह है कि वहां पर हत्या और बलात्कार का मामला आता है। 20 मार्च तक चले जाएं तो झांसी की एक बड़ी दिलचस्प खबर है जो आपको सुनाना चाहता हूं कि झांसी में बुलडोजर से शिवलिंग को उखाड़ कर फेंकने की खबर अखबार में छपती है। यानी योगी आदित्यनाथ का दावा कानून व्यवस्था का क्या है और हकीकत के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने उस इंटरव्यू में कुंभ पर खुद ही वाहवाही लेते हुए बयान दे रहे थे। कुंभ पर प्रधानमंत्री जब संसद में बोलते हैं तो योगी जी की एक शब्द में तारीफ भी नहीं करते, इसलिए योगी जी ने यह जिम्मा खुद अपने हाथ में उठा लिया। इस बार योगी जी ने कहा कि कुंभ में 66 करोड़ लोग आए। अब फिर यहीं ठहर जाऊं, लोग रोज पूछ रहे हैं कि भैया कैसे गिनती की। इंटरव्यू में वो बता रहे हैं फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, ड्रोन मैपिंग, हेड काउंटिंग और जीपीएस से लेकर के तमाम टेक्निकल सोर्सेस के तहत
हमने हर 24 घंटे में हेड काउंट करके ये आंकड़े निकाले हैं। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए। यानी इतने सीसीटीवी कैमरे, हेड काउंट के कैमरे, ड्रोन मैपिंग और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी से 66 करोड़ गिन लेने वाले सरकार से रोज लोग पूछ रहे हैं कि भगदड़ कितनी जगह हुई, एक बार उसका हेड काउंट दे करके बता दो। भगदड़ में कितने लोग मारे गए, 30 के आगे गिनती भूल गई सरकार। फिर इसलिए मैंने कहा था झूठ बोले कौवा काटे। चलो कौवा न भी काटे तो उससे तो डरो जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और जिससे कोई झूठ नहीं बोला जा सकता। यहां तो बोला जा सकता है, वहां क्या जवाब देंगे जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। फिर योगी जी कुंभ में अपनी बड़ाई करते हुए कहे कि न वहां कोई घटना हुई, न वहां कोई परेशान हुआ, न वहां किसी तरह की आफत विपत आई, कितना अच्छा कुंभ चला गया। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। भाई फिर वो रोते हुए लोग जो श्रद्धावान आस्थावान हिंदू थे, योगी जी पूरे कुंभ में उनकी वीडियोस हजारों वायरल हुई हैं, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? 1000 से आसपास का आंकड़ा है जिसमें कुंभ में गायब हो गए लोग और सरकार से पूछने जा रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जब प्रयागराज में खोजने जा रहे हैं तो मेला पुलिस कहती है अब हमारा काम खत्म, और प्रयागराज पुलिस कहती है कि हम काम कर रहे हैं, अभी जब पता चलेगा तो बताएंगे। हर स्टेशन और हर पुलिस स्टेशन के सामने गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट चस्पा हुई है। वो कौन लोग थे योगी जी? वहां आंसू बहाने वाले लोग कौन थे? और पता यह चला क्विंट की एक रिपोर्ट है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिलहाल वक्त की कमी से मैं ये रिपोर्ट केवल आपके सामने रख रहा हूं कि 25-25 लाख देने का वादा किया गया था कि मृतक 30 लोग हैं, सरकार 30 ही मानती, और कितने लाख उनको मिल रहे हैं? क्विंट के इस रिपोर्ट को जाके देखिएगा, वो कह रहे हैं एक तो कैश में दे रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं दे रहे, कोई कागजात नहीं दे रहे, और कैश में बैग दे करके चले जा रहे हैं। किसी को अभी तक 25 लाख कायदे से मिला या नहीं मिला, इस बात को लेकर के क्विंट की रिपोर्ट संदेह प्रकट करती है। फिर योगी जी इतना सच क्यों बोलना? योगी जी इसके तुरंत बाद नसीहत देने लगे अपने इंटरव्यू में, सड़क चलने के लिए होती है, सड़क पर नमाज थोड़ी पढ़ना है। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और ये बात कौन कह रहा है? जिसने उत्तर प्रदेश की सड़कों को कई कई दिनों तक कांवड़ यात्रा के लिए बंद किया, सरकारी आदेश दिए, सरकारी कर्मचारियों को कांवड़ यात्रा के लिए लगाया गया। ये कहां से जायज है योगी जी? सड़क तो चलने के लिए होती है। अब कोई ये जरूर कह सकता है कि कांवड़ यात्रा में रुक के नमाज थोड़े ही वो पढ़ते हैं, वो तो चलते हैं। अगर यही करना है तो फिर मुबारक आपको ये नया वाला उत्तर प्रदेश। योगी जी कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों का ताजिया नहीं रोका, उनको चलने दिया। अब ये सवाल कांवड़ यात्रा की सड़क पर नमाज पढ़ने से कैसे जोड़ रहे हैं? कितनी सड़कें ऐसी हैं जिन सड़कों पर कांवड़ यात्रा के लिए सारे परिवहन को बंद करके जब परमिशन दी जाती है तो उतनी सड़कों पर नमाज भी पढ़ी जाती है क्या? इसका कोई आंकड़ा नहीं। और कुछ ही जिलों में ही ये तनाव क्यों होता है, जैसे संभल, मेरठ, मुरादाबाद, इसी इलाकों में सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिलता है। योगी जी कह रहे हैं सड़क चलने के लिए होती है, तो योगी जी आप कह रहे हैं कांवड़ यात्रा कुछ दिनों की होती है। फिर एक बात सोच कर बताइए, मेरा जिला आजमगढ़ है, आजमगढ़ में नवरात्र के समय जब पंडाल लगते हैं, सारे पंडाल सड़क पर लगते हैं और सड़कें बंद कर दी जाती हैं मेला के लिए। रामनवमी के समय जितने पंडाल लगेंगे वो सड़क के किनारे लगते हैं। जाने कितने त्योहार हर महीने आते रहते हैं। आप इसलिए एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के लिए इस तरह के उकसाने की बात तो बोल लेते हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। हिंदुओं का एक त्योहार खत्म होता है, दूसरा आ जाता है। मुसलमानों का ऐसे दूसरे तरह से अपना पैटर्न चल रहा होता है।
त्योहार को त्योहार रहने दिया जाए। सरकार के लिए धर्म के नाम पर अगर इस तरह से विभाजनकारी नियम बनाए जाएंगे तो फिर लोग सवाल पूछेंगे योगी जी, इसलिए ये बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, योगी जी ने ये जरूर बयान दे दिया कि 80-20 की राजनीति वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए। 80-20 और 80-20 का इशारा आप समझ रहे हैं, वही इशारा 80-20 का है जिस इशारे के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 80% हिंदुओं को बाकी लोगों की तुलना में अलग करना चाहते हैं। ये इशारे की भाषा है। ये इशारे की भाषा वैसी ही है जैसे पुलिस प्रशासन के अधिकारी की भाषा अगर सांप्रदायिक हो और मुख्यमंत्री उसे बैकअप दे। अभी जैसे संभल के सीईओ को बैकअप दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, और योगी जी जिसको इशारे में कह रहे थे वो वर्दी पहन करके माता के जागरण में शामिल हो जा रहा है और उसका वीडियो वायरल किया जाता है ताकि बाकी पुलिस वालों को यह पैगाम दिया जा सके, अगर मुख्यमंत्री से तारीफ लेनी है तो हर पुलिस वाले को अपनी वर्दी पहन करके ये काम करने होंगे। 80-20 की राजनीति से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 27 की कुर्सी को पूरी तरह से फिर नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि 29 में वो दिल्ली की दावेदारी को पुख्ता कर सकें। कुछ दिन पहले इसीलिए उन्होंने ये बात कही 80-20, और ये 80-20 असल में समाजवादी पार्टी के पीडीए के विकल्प के रूप में हिंदू गोलबंदी को एक करना चाहते हैं, जबकि पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर बढ़ने वाले अत्याचार के आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। और इसीलिए इस इंटरव्यू का सबसे चर्चित वाक्य, चर्चित हिस्सा जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मेरे लिए तो राजनीति पूर्णकालिक है ही नहीं, और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। वो पूर्णकालिक नहीं मानते। आप मठ में आए, मठ में अपना धर्म कर्म का काम किया, जो भी किया, उसके बाद आप राजनीति में आए। राजनीति में आने के बाद आप इतना प्रमुख तरीके से राजनीति किए जैसे कोई गैर योगी भी नहीं करता होगा। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कई बार कोशिश किया कि योगी जी के सामने चुनौती बन जाए, योगी जी ने सबको पीछे कर दिया। न तो उनसे बयानों में कोई जीत पाया, न तो उनसे उकसाने वाली भाषा में कोई जीत पाया, न तो उनसे तेवर, गुस्सा, उत्तेजना फैलाने में कोई जीत पाया। योगी ने ऐसा राज चलाया कि देश के सबसे बड़े जितने भी खराब से खराब मुख्यमंत्री होंगे जो चुनौती देना चाहते थे योगी जी को, कोई नहीं दे पाया, सब फेल हो गए। और इतनी मजबूती से राजनीति करने वाले योगी जी क्यों कह रहे हैं कि उनके लिए राजनीति पूर्णकालिक काम नहीं है? इसका मतलब क्या? दो मतलब इसके हो सकते हैं। या तो दिल्ली की गोलबंदी के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह समझ में आ रहा है कि लगता है दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पूर्णकालिक नहीं मानते राजनीति को। हो सकता है मठ लौट जाएं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा भी, सुनिए, कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर है कि वो गोरखपुर चले जाना चाहेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? और तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा। अब इस बात का दो तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। या तो वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप को और आरएसएस को, ताकि जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा हो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के मुताबिक, उसको आप दिल्ली नहीं भेजेंगे तो हम रुस करके गोरखपुर लौट जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए राजनीति पूर्णकालिक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति का एक गहरा रिश्ता जुड़ता है। आप क्या मानते हैं कि योगी जी जो बोलते हैं वो कितना सच बोलते हैं और आंकड़े कितना उसकी गवाही देते हैं? अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना आप तक मिल जाएगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज़रूरी मसले पर आपसे बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।